जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज विजार्ड पर। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं सीटेट के एग्जाम में। सीटेट का जो पैटर्न है उस पर जो कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, आज मैं वो आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो अक्सर आपको उलझन में डाल देते हैं एग्जाम में, और आप सोचते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछला सीटेट दिया था, तो उसमें ये आपके सामने मेरे मार्क्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैंने सीटेट में 150 में 127 अंक अर्जित किए हैं। तो इससे आपको मेरे बारे में तो पता चल ही गया होगा कि नहीं, मेरे पास इतना तो अनुभव है कि मैं आपको बता सकूं कि सीटेट में आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। तो ये था प्रूफ। चलिए अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो एक कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक अध्यापक है जो लड़कियों पर कम ध्यान फोकस करता है, कम ध्यान देता है, और लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? तो ये क्या है? जेंडर पक्षपात है। ठीक है दोस्तों, तो ये जेंडर पक्षपात या लिंग भेदभाव कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसका एक उदाहरण है, तो जो कि नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव महत्व दिया है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, जहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक ये दो शब्द आ जाएं तो वहां पे आपका उत्तर हो जाएगा लेओ वाइगोट्स्की। ध्यान रखना दोस्तों, वर्ड पकड़ना है आपको, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत केवल बोलता है तो आप उसको अल्बर्ट बंडूरा बोल सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक और सांस्कृतिक बोलता है तब आप सीधे आप कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे? लेओ वाइगोट्स्की। इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अगर जीन प्याजे का की बात करें तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो एक नजमा नाम की लड़की है वो स्वयं से बात कर रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार से संबंधित करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा बदल दी जाती है कि एक बच्चा है कोई भी कार्य करते हुए स्वयं से बात करता है, तो वाइगोत्स्की इसको किस प्रकार से देखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। या व्यक्तिगत वार्ता इसको कह सकते हैं कि वह स्वयं से बातचीत करते हुए स्वयं को कार्य के लिए निर्देशित कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि अगर वो बच्ची स्वयं से बात कर रही है तो क्या कर रही है? व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की के अनुसार ये व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। अगर इसी चीज को हम जीन प्याजे के अनुसार देखें तो जीन प्याजे ने भी इसको बताया कि अगर कोई बच्चा कोई कार्य करते हुए स्वयं से बातचीत करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित वार्ता। ये जीन प्याजे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की इसको किस प्रकार से देखते हैं और जीन प्याजे से किस प्रकार से देखते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो वाइगोत्स्की ने एक थ्योरी दी थी उसमें, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर बच्चा जिसे हम बोलते हैं जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि बच्चे को अगर किसी सहायता करके पढ़ाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पहाड़ या ढांचा, इसे हिंदी में बोलेंगे। और अगर इसे इंग्लिश में लें तो इसे हम स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको हिंदी में इस तरह से कठिन शब्द लिख के आता है तो आपको इंग्लिश का पोर्शन भी पेपर में दिया रहता है, तो आपको वो देखना है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसको पहाड़ या ढांचा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे स्कैफ फोल्डिंग, या जिसको बोलते हैं सहारा देना। अगर किसी बच्चे को आप संकेत या सहयोग प्रदान करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहारा देना या स्कैफ फोल्डिंग। चलिए वाइगोत्स्की ने बताया था इस टर्म को, तो ये भी याद रखना दोस्तों। चलिए अगले
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ध्यान रखना दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कई सारे टर्म्स भी बताए थे, जैसे अनुकूलन, समायोजन, और एक बताया था स्कीम, एक बताया था स्कीमा। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? स्कीमा। ये जो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो कुछ टर्म्स बताए थे कि ये होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो स्कीमा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन और प्रबलन, ये सब सीखने के जो सिद्धांत दिए थे उनमें से ये टर्म्स यूज होते हैं। तो ये पियाजे के उससे संबंधित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना जो स्कीमा वर्ड है ये पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्लास में अगर आप आकलन कर रहे हैं तो आपको आकलन का आपका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन कह रहे हैं विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। जी नहीं, आप विद्यार्थियों को क्लास में श्रेणी नहीं दे सकते कि आप ए ग्रेड, बी ग्रेड या इस तरह की श्रेणी नहीं दे सकते हैं क्लास में। या उनको रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी आप नहीं कर सकते हैं क्लास में। और अगर आपको विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना, ये भी नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो संबंधित अवधारणाएं, जिससे जो आपको जो विद्यार्थी हैं उनको जो समस्याएं आ रही हैं उनकी अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। तो आपको करना क्या होता है कि बच्चे किस चीज़ में फंस रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, इन सब अवधारणाओं को समझने के लिए उनका आकलन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुद्धि के बारे में क्वेश्चन आता है कि बुद्धि है क्या? तो चलिए आपके ऑप्शन पर देखते हैं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म से ही समय से निर्धारित होती है। जी नहीं, बुद्धि जन्म से निर्धारित नहीं होती है। अगला ऑप्शन आपका बोल रहा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। जी नहीं, बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। आपका एक अगला ऑप्शन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। जी नहीं, बुद्धि एक एकात्मक कारक नहीं है। अब आपका जो ऑप्शन चौथा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। जी हाँ, बुद्धि बहुआयामी है। आपके एक मनोवैज्ञानिक थे हावर्ड गार्डनर, उन्होंने बुद्धि के को कई सारी मानसिक योग्यताओं का या कई सारी योग्यताओं का समूह बताया है। और एक आपके मनोवैज्ञानिक थे लुई थर्स्टन नाम के, जिन्होंने बताया कि बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों का समूह होता है। तो क्या है, बुद्धि कई तरह की हमारी योग्यताओं का एक समूह है, ध्यान रखना दोस्तों। तो बुद्धि ना ही एकात्मक कारक है और बुद्धि को सटीक रूप से मापा भी नहीं जा सकता, लेकिन क्या है, बुद्धि बहुआयामी है। ये ध्यान रखना पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला कह रहा है क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें कई सारे क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, जिनमें से मौलिकता होती है, नवीनता होती है, किसी लोचशीलता, धारा प्रवाह, इस तरह के जो गुण होते हैं। जो सृजनात्मक विचारक होते हैं वो किसी भी समस्या को नए तरीके से सॉल्व करने की, नए नए समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, आपका उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या व्यवस्था है? तो आजकल जो हमारे शिक्षा के माध्यम में जो छात्र केंद्रित शिक्षा है वो बहुत ही पॉपुलर है, और उसी के माध्यम से आजकल की शिक्षा जो कराई जा रही है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना? जी नहीं, छात्र जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो पाठ्य पुस्तकों पर केवल निर्भर नहीं करती है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। जी हाँ, आप ये कर सकते हैं। अगले भी क्वेश्चन डिस्कस यंत्रवत याद करना, तो आप रटंत पद्धति को अपना सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना। तो जी नहीं, आप किसी भी क्लास में बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है दोस्तों, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि बालक केंद्र पर हो, जिसके मतलब बालक की समस्याओं को बालक के अनुसार ही हल करना। ठीक है, तो बालक के अनुभवों को प्रमुखता देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से
क्या है? पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संवेग और संज्ञान एक दूसरे पर सन्निहित हैं, ना वो अलग अलग है, ना स्वतंत्र है और ना ही संबंधित नहीं है। क्या है? ऑप्शन सही, सी सही हो जाएगा आपका, सन्निहित है। क्योंकि संवेग जो होते हैं और संज्ञान जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोलता है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। आपका अगला ऑप्शन कह रहा है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और ऑप्शन डी कह रहा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना, संरचनावादी सिद्धांत। अब सर इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। संरचनावादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक आप कहेंगे तो किसको कहेंगे? विलियम वुंट को कहेंगे, जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में खोली थी 1879 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है दोनों कि जो मनोविज्ञान को प्रयोगशाला में करके सीखने पर जो बल देता है उसे हम क्या कहेंगे? संरचनावादी सिद्धांत कहेंगे। किसी भी चीज को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए किसी चीज का हमें करके सीखने पर जो फोकस करे उसे हम क्या कहेंगे? संरचनावादी सिद्धांत कहेंगे। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा, सक्रिय विनियोजन का मतलब समझते हैं आप? सक्रिय होकर किसी भी चीज को करना और उसके द्वारा ज्ञान की संरचना करने की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ध्यान रखना दोस्तों, संरचनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक अगर बोलेंगे तो विलियम वुंट को बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कई सारे जो कॉम्प्लेक्स कई सारी समस्याएं होती हैं उनके सामने, तो उनकी जो कंसेप्ट होते हैं समस्याओं के, तो उनको सहज करने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा? आपके ऑप्शन है, एक व्याख्यान देकर के, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या दिखता है? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए उपलब्ध करा के। क्योंकि व्याख्यान देकर अगर बच्चों को इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, आपने लेक्चर दे दिया, नहीं समझ में आता है बच्चों को, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, जी नहीं, आप इससे भी बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं या सहज नहीं कर सकते हैं। यांत्रिक अभ्यास मतलब बार बार रट के, तो रट के भी नहीं से, या बार बार किसी चीज को करके, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी समस्या के प्रति अन्वेषण करेंगे, उसकी तह तक जाएंगे कि आखिर समस्या है क्या, और उस पर परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के ये करेंगे, तो बच्चों की जो समस्या है वो सुलझ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के कई सारे सिद्धांत हैं, जिनमें चलिए आपका ऑप्शन कह रहा है विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो जी हाँ, ये एक विकास का सिद्धांत है। विकास निरंतर चलता है, इसे हम निरंतर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। आपका ऑप्शन है विकास परिवर्त होता है। जी हाँ, ऑप्शन विकास परिवर्त भी होता है। मान लो आपकी बुद्धि आज तेज कार्य कर रही है, लेकिन कुछ समय बाद जब आपकी एज 60 प्लस हो जाएगी तो शायद आपकी बुद्धि उतनी तेज कार्य नहीं करती है, तो आप कह सकते हैं कि विकास परिवर्त होता है। आपका बौद्धिक विकास जो हुआ वो अब परिवर्तनशील हो गया, तो ये भी विकास का सिद्धांत है। आपका अगला ऑप्शन कह रहा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। जी हाँ, आप ये भी कह सकते हैं, ये विकास जो होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी कह रहा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करती है। ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? डी नंबर। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है आपको समझना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। गुण, आकार, वृद्धि किसी भी तरह से वो अलग अलग होंगे, बुद्धि के हिसाब से अलग होंगे, चेहरे की बनावट, गुण, शरीर, कई सारी जो क्वालिटीज होती हैं एक मनुष्य के शरीर में, तो उनमें से कई तरह से दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसका प्राथमिक कारण क्या होता है? तो आपके ऑप्शन कह रहे हैं लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत,
ऑप्शन बी जन्मजात विशेषताएं, ऑप्शन सी पर्यावरणीय प्रभाव और ऑप्शन डी कह रहा है पर्यावरण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या होता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण क्या होते हैं। तो अगर द्वितीयक समाजीकरण की बात करेंगे तो परिवार और पास पड़ोस ये प्राथमिक समाजीकरण में आ जाता है, और परिवार, मीडिया, विद्यालय और मीडिया। तो जो द्वितीयक समाजीकरण जब परिवार से निकलकर बच्चा समाज में जाता है और समाज से वो विद्यालय में जाता है, तो इसे विद्यालय और मीडिया को क्या बोलेंगे? द्वितीयक समाजीकरण बोलेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण की पेडागोजी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो आपके ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञानीय अवधारणाओं को मुद्दा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कक्षा 3 से लेकर 5 तक की जो पर्यावरण पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी की, तो उसमें आपकी साइंस, सोशल स्टडी या सामाजिक अध्ययन और विज्ञान और पर्यावरण, मतलब जो 3 सब्जेक्ट हैं, पर्यावरण, साइंस और सामाजिक अध्ययन, इन तीनों को मिक्स करके 3 से 5 तक की पर्यावरण में पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन है उसमें साइंस और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन तीनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, पूछी जाती है। और कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण की कोई पुस्तक नहीं है एनसीईआरटी में। उनकी जो हिंदी की या भाषा की जो पुस्तक है और जो मैथ की या गणित की पुस्तक है, उन्हीं में ही उनको पर्यावरण पढ़ाई जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कक्षा 1-2 के लिए एनसीईआरटी में पर्यावरण की कोई व्यवस्था नहीं है। जो 3 से 5 तक की जो पर्यावरण की बुक्स हैं उनमें साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ों को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, पर्यावरण जो पढ़ाई जाती है 3 से 5 तक के बीच में, उसमें से 7 प्रकरण हैं और उसके अंदर कई सारे उप प्रकरण हैं। तो 7 जो प्रकरण हैं उनमें से कौन कौन से आते हैं? तो परिवार और मित्र ये आता है, भोजन भी आता है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी आता है। लेकिन जो ये जानवर ये उप प्रकरण का उदाहरण है इसमें, चूंकि जंतु और पौधे नाम का एक जो प्रकरण है उसके अंदर जानवर आता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों। अगला जो इमेज है इस पे मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो जो पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के जो 7 प्रकरण हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? परिवार और मित्र, जंतु एवं पौधे, भोजन एवं पोषण, जल, आश्रय, यातायात और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये जो 7 प्रकरण हैं ये पर्यावरण के आपको ये 7 प्रकरण मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप एक क्लास में जाते हैं, आप पढ़ाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपका ऑप्शन है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, नॉन ऑफ देम। तो आप चुटकुले जाते जाते नहीं सुनाएंगे, दंडित तो आप कर नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाते ही आप जब कुछ भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्लास में आपको पढ़ाने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले ही एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।